तो हेलो दोस्तों। मैं रितेश राज। मैंने एसएससी जेई 2024 में ऑल इंडिया रैंक 18 लाया है। एंड मैंने आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें मैं अपने क्वेश्चन एसएससी जेई 2024 के सीबीटी 1 के जो पेपर थे प्रीलिम्स वाले, उनके टेक्निकल के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। टेक्निकल के बाद मैं इसी पेपर का रीजनिंग का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँगा प्रोबेबली। सो आज के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन रहेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो आपको श्योरली मज़ा आने वाला है। एंड आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो बेसिक्स है वो बहुत ज़्यादा इसमें इस वीडियो में आने वाला है यूज। एंड डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे पूरे अंत तक अगर वीडियो देखते हो तो। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा मैं लेट नहीं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 81, ये मेज़रमेंट का क्वेश्चन है। इन द मेज़रमेंट ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन सीआरओ। ठीक है, सीआरओ कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, द पीक टू पीक वोल्टेज इज डिवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। अब देखो देखो सीआरओ क्या होता है। सीआरओ आपका एक कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप है। ठीक है, इसमें आपका ग्रिड बना रहता है। ठीक है, और इस ग्रिड में हम लोग इस ग्रिड के हेल्प से हम लोग वेवफॉर्म का जो प्लॉटिंग रहता है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ग्रिड रहता है, इधर रेक्टेंगुलर ग्रिड ऐसे रहेगा एंड इसी में आपका वेवफॉर्म बनता है। ठीक है, अब मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ। ये ऐसे वेवफॉर्म बना, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बन गया। ठीक है, अब देखो ये तो सीआरओ का स्क्रीन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पीक टू पीक वोल्टेज इज डिवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आरएमएस इन इन द मेजरमेंट ऑफ आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अगर आपको इस वेवफॉर्म का आरएमएस अगर फाइंड करना होगा, ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया है, आप किस फैक्टर से डिवाइड करोगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैं इस डायग्राम को नीटली इधर बना देता हूँ साइड में, ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो। ये देखो, ये है आपका वेब फॉर्म। ये रहता है वी एम आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, वी एम एम्पलीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक। पीक टू पीक वोल्टेज क्या होता है, इस पीक से लेकर इस पीक तक, इसको हम लोग बोलते हैं पीक टू पीक वोल्टेज। ठीक है, पीक टू पीक वोल्टेज। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर मुझे इस वेवफॉर्म का आरएमएस फाइंड करना होगा, वी आरएमएस फाइंड करना होगा, तो वी पीक टू पीक जो वोल्टेज है उसको मैं कौन से फैक्टर से डिवाइड करूँगा। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आरएमएस जो होता है वो VM/√2 होता है। ठीक है, नेटवर्क का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। वी एम यहाँ से यहाँ तक, और लेकिन यहाँ पे तो आपको VPP के फॉर्म में फाइंड करना है। तो VPP क्या है आपका, VM आपका VPP है। ठीक है, आप सिंपली देख लो ना, ये यहाँ से यहाँ तक VM, यहाँ से यहाँ तक VM, और यहाँ से यहाँ तक VM। तो VPP क्या हो गया आपका, पीक टू पीक 2VM। ठीक है, 2VM। और आपको RMS फाइंड करना है, तो RMS क्या था, VRMS। इस वेब फॉर्म का अगर मैं RMS निकालूँ VM के फॉर्म में, तो VRMS क्या हो जाएगा आपका, मैं इधर लिख देता हूँ, VM/√2। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि VM/√2 है। अब इस VM के जगह मैं VPP/2, ये जो 2 है यहाँ पे, इसको मैं इधर भेजता हूँ तो डिवाइड में आ जाएगा। अब VRMS इक्वल टू VM के जगह पे मैं ये वाला पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो VPP/2√2। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ कर आए थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया था क्या था। ठीक है, तो 2√2 से फैक्टर से इसको डिवाइड करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। मैंने भी इसे ही चूज़ किया था। चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इन अ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फेट, मॉसफेट। ठीक है, मॉसफेट का फुल फॉर्म है ये। ठीक है,
मॉसफेट जो होता है एक तरीके का ट्रांजिस्टर है, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं। फेट का जो फुल फॉर्म रहता है वो होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। सो अब लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फेट द मेटल ऑक्साइड लेयर एक्ट एज एन। सो ये देखो, ये होता है मेटल ऑक्साइड का लेयर, सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर रहता है। ये जो होता है आपका एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अगर आप गेट पे वोल्टेज दोगे तो ये पोलराइज करके यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट करवाता है, ठीक है। अगर मैं इधर पॉजिटिव देता हूँ, पॉजिटिव वोल्टेज देता हूँ, एक तरीके से मैं रुको इरेज करके बनाता हूँ, इसे आपको समझने में आसानी होगा। इधर मैं अगर पॉजिटिव देता हूँ तो ये मेटल ऑक्साइड जो है इधर ये नेगेटिव पोलराइज करेगा, इधर पॉजिटिव करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव जो है इधर का जो इलेक्ट्रॉन है सेमीकंडक्टर का, उस इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करेगा। सो ये एक चैनल फॉर्म करता है, ठीक है, चैनल वाला रीजन फॉर्म करता है और यहाँ से कंडक्टिविटी होता है, इस तरीके से करंट फ्लो करता है, ठीक है। ड्रेन टू सोर्स करता है, मैंने सोर्स टू ड्रेन यहाँ पे दिखा दिया था। सो ये है आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड लेयर है वो क्या एक्ट करता है, डाइलेक्ट्रिक की तरह एक्ट करता है। मैंने भी इसे ही चूज किया था ऑप्शन, क्योंकि ये जो है आपका कैपेसिटर नहीं एक्ट कर सकता। ये ओवरऑल जो ये और ये दोनों कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक है। मेटल ऑक्साइड का जो लेयर है वो एक तरीके से इंसुलेटर रहता है, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 83। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ I1 एंड I3 आर इनकमिंग, ठीक है, I1 प्लस I3, क्योंकि सम ये KCL का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ आउटगोइंग। ये तो KCL में आपने पढ़ा होगा। आर इनकमिंग करेंट एंड I2 एंड I4 आर आउटगोइंग करेंट फ्रॉम अ नोड, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू KCL व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो सम ऑफ इनकमिंग I1 I3 इनकमिंग है, I2 I4 आपका आउटगोइंग है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग को ढूंढना है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये देखो यहाँ मैच कर गया। सो इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछा है SSC ने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कूलिंग इज एम्प्लॉयड इन स्मॉल एंड मीडियम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। स्मॉल एंड मीडियम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। जो आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ठीक है, मोहल्ले में या फिर कॉलोनी में जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ठीक है, जो पोल माउंटिंग पे लगा रहता है, एच पोल का स्ट्रक्चर रहता है, उस पे जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो होता है आपका ऑयल, ये मीडियम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। स्मॉल और मीडियम वोल्टेज का मतलब मीडियम रेंज का केवीए रेटिंग का ट्रांसफार्मर रहता है, ठीक है। जो सबस्टेशन में लगा रहता है बड़ा वाला ट्रांसफार्मर, वो होता है आपका हाई, और वो हाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नहीं रहता है, वो होता है आपका पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो सबस्टेशन में लगा रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपने ध्यान दिया होगा कि सिर्फ और सिर्फ ऑयल कूलिंग होता है, ऑयल कूलिंग रहता है, ठीक है। ऑयल जो है आपका सर्कुलेट करके कन्वेक्शन के थ्रू सर्कुलेट करके कंजर्वेटर में जाता है, वहाँ पे ठंडा होता है, फिर आपका नीचे आता है, ठीक है। सो ऑयल कूलिंग, सेल्फ कूल्ड, ये इस टाइप का जो कूलिंग है ये हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल एंड मीडियम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। जो बड़े वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम लोग फोर्स्ड कूलिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहता। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 85। एन इंडक्शन मोटर कैन बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफार्मर विथ, देखो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इंडक्शन मोटर में प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है, ये है आपका इंडक्शन मोटर का स्टेटर, ठीक है। अब ये हो गया रोटर। रोटर जो होता है आपका, आपने पढ़ा होगा कि रोटर का अगर ये आपने ये कंस्ट्रक्शन अगर पढ़ा होगा तो रोटर जो है स्क्वायरल केज रोटर का इस तरीके से रहता है कंस्ट्रक्शन। ये जो है ऊपर में आपका सॉर्टेड रहता है, जो रोटर का जो एंड्रिंग्स है, ठीक है, ये एंड्रिंग से सॉर्टेड रहता है, ठीक है, और इसको हम लोग बार बोलते हैं, ठीक है। ये जो रड है आपका ये बार हम लोग बोलते हैं। सो ये जो इंडक्शन मोटर है इसमें भी आपका एक प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी का जो फ्लक्स रहता है सेकेंडरी को लिंक करता है, ठीक है, उसके वजह से ही आपका रोटेट करता है मोटर। एंड सेम चीज़ ट्रांसफार्मर में भी आपने पढ़ा था कि प्राइमरी का फ्लक्स जो है आपका सेकेंडरी को लिंक करता है। सो
इंडक्शन मोटर जो है एक तरीके से ट्रांसफार्मर की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका रोटर बार जो है वो आपका शॉर्टेड रहता है, यानी कि इसका जो सेकेंडरी है वो शॉर्टेड रहता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफार्मर विथ शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी वाइंडिंग इज इंडक्शन मोटर, कैन बी ट्रीटेड एज इंडक्शन मोटर। सो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही रहता, मैंने भी उसे ही चूज किया था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम प्लांट इज डिफाइंड एज। देखो मैंने यहाँ पे जितने भी एफिशिएंसी हैं उनका मतलब थर्मल पावर प्लांट का जो एफिशिएंसी रहता है उसका मेंशन किया है। सो देखो प्लांट का जो एफिशिएंसी रहता है वो ओवरऑल एफिशिएंसी होता है, ठीक है। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या चीज़ है मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने जितना कोयला जलाया, ठीक है, जितना कोयला जलाया आपने, कोल बर्न किया, ठीक है, और आपका कितना इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकला, उसको बोलते हैं हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी आपका थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। ये कोयला जलाने का जो मैंने वर्ड यूज़ किया है उसके लिए इन्होंने केमिकल एनर्जी इनपुट का टर्म यूज़ किया है, ठीक है। अब देखो इसमें 3 प्रकार के एफिशिएंसी होते हैं, मतलब थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें 3 स्टेप पे मतलब एनर्जी बनता है। जैसे आप अगर कोयला अगर जलाते हो, कोल को अगर बर्न करते हो तो वो आप उससे पानी से स्टीम बनाते हो, वाटर से स्टीम बनाते हो, ठीक है। ये जो स्टीम होता है वो आपका टरबाइन को रोटेट करता है, ठीक है। ये जो टरबाइन है ये हम लोग जनरेटर के प्राइम मूवर में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जनरेटर से कनेक्ट करते हैं। अब फिर जनरेटर जो है आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो है वो जनरेट करता है। जनरेटर का क्या काम है, बेसिकली मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करना, यही काम है जनरेटर का, ठीक है। तो यहाँ 3-4 तरह के एफिशिएंसी का यूज होता है। देखो अब स्टीम बन रहा है तो यहाँ तक जो है बॉयलर एफिशिएंसी इसको बोलेंगे, ठीक है। बॉयलर एफिशिएंसी कि बॉयलर जो है किस एफिशिएंसी के साथ आपका स्टीम को प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो टरबाइन है, ठीक है, इसको बोलेंगे टरबाइन एफिशिएंसी। अब उसके बाद जो ये इलेक्ट्रिकल मतलब जनरेटर जहाँ पे है उसको बोलेंगे हम लोग जनरेटर एफिशिएंसी, ठीक है। टरबाइन एफिशिएंसी और जनरेटर एफिशिएंसी ये दोनों को कंबाइन अगर मैं कर दूं तो ये बन जाता है आपका इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, ठीक है। सो यही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन है, ओवरऑल एफिशिएंसी जो होता है। अब देखो मानकर चलो ये तो पर्टिकुलर स्टेज का एफिशिएंसी मैंने आपको बताया, अगर आपको ओवरऑल एफिशिएंसी फाइंड करना है तो तीनों एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका ओवरऑल एफिशिएंसी बता देगा, ठीक है। सो लेट्स कम टू द यहाँ पे आते हैं हम लोग। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो आपका बॉयलर एफिशिएंसी इनटू टरबाइन एफिशिएंसी इनटू जनरेटर एफिशिएंसी के बराबर रहता है। अब ये जो बॉयलर एफिशिएंसी है इसी को हम लोग थर्मल एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हीट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और ये जो टरबाइन एफिशिएंसी और जनरेटर एफिशिएंसी का जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है बॉयलर एफिशिएंसी इज इक्वल टू थर्मल एफिशिएंसी। अब टरबाइन एफिशिएंसी इज इनटू जनरेटर एफिशिएंसी इज इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, थर्मल एफिशिएंसी को मैं कैसे डिफाइन करूँगा? फिर बॉयलर है तो वहाँ पे मेरा क्या ध्यान रहेगा, एफिशिएंसी है तो आउटपुट बाय इनपुट टर्म इन्वॉल्व है। बॉयलर का इनपुट क्या रहेगा, इनपुट में हम लोग कौन सा एनर्जी दे रहे हैं, कोयला जो जल रहा है, ठीक है, कोल बर्निंग इज हमारा ये हमारा इनपुट है। और आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है स्टीम, ठीक है। सो इसका जो ये रहता मतलब जो सही ऑप्शन था वो था रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिटेड टू टरबाइन शाफ्ट, ठीक है। टरबाइन को जो स्टीम जा रहा है, ठीक है, तो स्टीम भी मतलब एक तरीके से मैकेनिकल एनर्जी ही है, टू द हीट कंबसन ऑफ कोल, ठीक है। ये सही ऑप्शन था। मेरे साथ क्या हो गया था एग्जाम में, गलती मैंने कर दिया था इस क्वेश्चन में। मैंने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 चूज किया है मैंने, जबकि ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ये जो था ओवरऑल एफिशिएंसी में थर्मल एफिशिएंसी को मैं हड़बड़ी में ओवरऑल एफिशिएंसी समझ लिया, ठीक है, कि थर्मल पावर प्लांट का एफिशिएंसी ये पूछ रहा है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया था, जो कि गलत ऑप्शन था। और ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था फिर भी मिस्टेक हो गया था, सिली मिस्टेक था, मेरे क्वेश्चन रीडिंग में मेरे साथ मिस्टेक हो गया था कि मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाया था, तो ये हड़बड़ी के वजह से हुआ था। आप लोग ध्यान देना कि आप लोग ज़्यादा पैनिक मत करना एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, पावर मेजर्ड यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड फ्रॉम अ
3-phase balanced / unbalanced load where line voltage is Vp, line current is Vl, phase voltage is Vp, phase current is Ip, is given by power measured by using 2 wattmeter method from a 3-phase balanced। देखो पावर, अब यहाँ पे आपका पूछ रहा है पावर, और किसके टर्म में पूछ रहा है आपका, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, फेज करंट के टर्म में पूछ रहा है। तो देखो सीधा सा बात है, अगर मैं लाइन वोल्टेज के टर्म में लिखूँ तो VL/IL cos फाई, अगर मैं फेज वोल्टेज की टर्म में लिखूँ तो 3 VPH/IPH cos फाई। ठीक है, अब इसी को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है। √3 VP/IP नहीं, ये अगर L रहेगा तो सही है, एंड यहाँ पे साइन फाई नहीं cos फाई रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। 3 VL/IL cos फाई, ये VPH रहता तो मैं सही बोलता है इसको, लेकिन ये VL/IL है। अगर ये √3 रहता तो सही हो जाता ये ऑप्शन, लेकिन ये भी गलत है। √3 VL/IL cos फाई बिल्कुल सही ऑप्शन। √3 VP/IP cos फाई बिल्कुल गलत, यहाँ पे √3 नहीं, यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर 3 ही मैंने चूज़ किया था। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 88। इन a single phase induction motor core loss is neglected, the exciting branch is only consisting of। अब देखो मैं तुम्हारे सामने इंडक्शन मोटर का ये बनाता हूँ, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। सबसे पहले स्टेटर का रेजिस्टेंस, उसके बाद आपका उसका जो रिएक्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस, उसके बाद आपका आता है, ये है आपका कोर लॉस का कंपोनेंट, ये है आपका एक्साइटिंग रिएक्टेंस। ठीक है, अब एक्साइटिंग रिएक्टेंस बना दिया मैं, यहाँ ऐसे जोड़ दिया, और यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे आपका आ जाओ कि ये है आपका, ये मैं इससे ये है आपका लीकेज रिएक्टेंस रोटर साइड का, जो प्राइमरी साइड में रेफ़र किया गया है, एंड ये है आपका रेजिस्टेंस, रोटर का जो रेजिस्टेंस है। एंड उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आप जो भी लोड लगाए हो उसका मैं ऐसे दिखा देता हूँ वेरिएबल टाइप से। ठीक है, सो ये है आपका ओवरऑल इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट फिगर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, कोर लॉस को अगर नेगलेक्ट कर दिए, तो कोर लॉस किसके वजह से होता है भाई, कोर लॉस होता है इसके वजह से, RC के वजह से होता है कोर लॉस। अगर मैं इसको नेगलेक्ट कर दूँ, नेगलेक्ट कर दिया, तो फिर एक्साइटिंग ब्रांच, यानी देखो एक्साइटिंग ब्रांच इस पूरे चीज़ को, ये जो था मैं अंडो करके दिखाता हूँ आपको, ये जो ओवरऑल चीज़ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटिंग ब्रांच। ठीक है, इस वाले को हम लोग बोलते हैं एक्साइटिंग ब्रांच। तो पूछ रहा है कि अगर आप रेजिस्टेंस जो है वो हटा देते हो, यानी कोर लॉस का कंपोनेंट हटा देते हो, तो एक्साइटिंग ब्रांच जो है वो किस चीज़ से कंसिस्ट करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हो कि एक्साइटिंग रिएक्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्साइटिंग रिएक्टेंस ही इसका सही ऑप्शन रहता, एंड उसे ही मैंने भी चूज़ किया था, ऑप्शन में टिक किया था। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 89। इसमें क्वेश्चन में मैंने गलती कर बैठा था। इन इलेक्ट्रिक सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, ठीक है, ऑफ कंडक्टर्स इज डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग। अब अगर आपके पास कोई भी अगर नेटवर्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेटवर्क का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, रुको मैं एक सर्किट ही बना देता हूँ। अगर ये एक नेटवर्क का क्वेश्चन है प्लस माइनस, यहाँ मैं एक रेजिस्टेंस दिखा दिया, एक रेजिस्टेंस दिखा दिया, एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस दिखा दूँगा, एंड उसके बाद इस तरीके से आपका एक मतलब नेटवर्क है। ठीक है, तो इसमें आप को अगर बोला जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये EMFT में यूज पढ़ा जाता है, EMFT में पढ़ा जाता है, एंड ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ठीक है, रेजिस्टेंस है तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। लैपलेस लॉ बिल्कुल ही नहीं, ये भी EMFT में पढ़ा जाता है। किरचॉफ लॉ और डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ये दोनों में मुझे कन्फ्यूजन था, तो मुझे लगा डायरेक्ट मेथड ये बोल रहे हैं कि V/I जो है वो हो गया डायरेक्ट मेथड, तो मैंने इस ऑप्शन को चूज कर दिया था, जो कि गलत था। ठीक है, कि असल में आप देखो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए आप किरचॉफ लॉ का ही हेल्प लोगे। ठीक है, किरचॉफ लॉ का हेल्प लेकर ही इस सर्किट को सॉल्व करोगे। तो यही क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 है, किरचॉफ लॉ, ये ऑप्शन ही सही रहता। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को गलत बना दिया था, और बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई भी बच्चा इसे अटेम्प्ट कर लेता ऑप्शन एलिमिनेशन से। एंड डायरेक्ट मेथड में पता नहीं क्या आया मेरे दिमाग में, मैंने इस
ऑप्शन को चूज कर लिया था। सो कोई नहीं, आप इस गलती को अवॉइड करना एग्ज़ाम में। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 90। 400 वोल्ट 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर हैज़ आर्मेचर करेंट। अब स्टार कनेक्टेड, ठीक है, स्टार मैं बना देता हूँ, स्टार जो है इस तरीके से, ठीक है। 200 एम्पियर लाइन करंट कितना है, आर्मेचर करंट कितना है, 200 एम्पियर है, ठीक है। एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो वाइंडिंग का 0.04 ओम है, ठीक है। अब पूछ रहा है शॉर्ट सर्किट लोड लॉस एट हाफ फुल लोड इज। हाफ फुल लोड बोला तो ये फुल लोड करंट है 200 एम्पियर, तो इसका हाफ लोड कितना हो जाएगा, 100 एम्पियर हो जाएगा, सीधी सी बात। अब इसमें आपको शॉर्ट सर्किट लोड लॉस, ठीक है, शॉर्ट सर्किट लोड लॉस, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो जो भी आपका रेजिस्टेंस का कंपोनेंट दिया है ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस ही है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, तो इसी में लॉस होगा। तो सीधी सी बात है, आप आई स्क्वायर आर लगाओ, आई स्क्वायर आर लगाओगे तो 100 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस जो है 0.04, ये आपका आ जाएगा 400, ठीक है। अब ये तो आप सिंगल एक फेज के लिए निकाले ना, आपके पास तो 3 फेज है, 1 2 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1200 आ जाएगा, 1200 वाट ही आपका लॉस होगा शॉर्ट सर्किट में, ठीक है। इसी ऑप्शन को मैंने चूज़ किया था। एंड ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ आ रहा है, सो इसके वजह से मैं मतलब आपको अच्छे से कन्वे नहीं कर पाऊँगा आगे अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो। एंड आई होप कि आपकी जो तैयारी है काफ़ी अच्छे से चल रही होगी एंड ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेप, एंड तैयारी करते रहो, डिमोटिवेट मत हो। प्रिपरेशन फेज़ में डिमोटिवेशन आता है, लेकिन डिमोटिवेशन को ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी आप एलिमिनेट करो एंड आगे बढ़ो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेप, थैंक यू।